भारत की विदेश नीति का समय खराब चल रहा है, या उसे किसी की नज़र लगी हुई है, या फिर हमारे नीति निर्माता ही इसका सही ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। बात जो भी हो, पर ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए, पर हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, हम एक देश को खुश करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। ट्रंप जब चुनकर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी महीने भर के अंदर ही अमेरिका पहुंच गए थे उन्हें बधाई देने, ताकि बरसों से भारत और अमेरिका की जो दोस्ती चल रही है वो ऐसी ही बनी रहे और मज़ीद और मजबूत हो आगे जाके वो। फिर भी ट्रंप का 50% टैरिफ तो आ ही गया, धमकी आई सो अलग। अमेरिका से रिश्ते ख़राब हुए तो हमने चीन की तरफ देखा, उससे संबंध सुधारने की कोशिश की। भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री चीन जाकर आए, उनके विदेश मंत्री वांग यी को भी हमने भारत आने की दावत दी। यी आए तो हमने चीन के साथ कुछ व्यापारिक समझौतों पर साइन किए। बात तय हुई कि भारत के उन पुराने रास्तों को फिर रिवाइव किया जाएगा, फिर शुरू किया जाएगा जहां से पहले चीन और भारत के बीच लेन देन हुआ करता था। ये बात तय हुई तो हमारा पड़ोसी देश नेपाल बिफर गया। उसने कहा ये रास्ता तो हमारा है, भारत इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? चीन के साथ मिलकर उसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है, ये सब हमारी मर्ज़ी के बिना नहीं होने वाला, ये सब नहीं चलेगा। हम इस फैसले का विरोध करते हैं। भारत और चीन को हम अब एक डिप्लोमेटिक नोट भेजने जा रहे हैं। जिस रास्ते पर नेपाल ने अपना हक जताया है उसका नाम है लिपुलेख पास। ये रास्ता भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत के उत्तराखंड से ये रास्ता जुड़ा हुआ है और ये इलाका हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी के समय से ही मिला हुआ है, पर फिर भी नेपाल इसे अपना बताता है और अपना कब्जा उसमें जताता है। जब भारत और चीन समझौते के बाद नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर दिया और कहा कि ये इलाका हमारा ही था, अगर नेपाल को कोई समस्या है तो हमसे बातचीत करके ये मसला सुलझा सकता है। दोनों देशों के बीच ये बवाल ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सितंबर महीने में भारत आने वाले हैं। जानकार कहते हैं कि हालिया विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की पूरी कहानी क्या है, ये विवाद अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया है और इस सीमा विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह प्रभावित किया है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नेपाल भारत के उत्तर में बसा है। लगभग 1800 किलोमीटर लंबी ज़मीनी सीमा भारत और नेपाल को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं या काम करते हैं। दोनों देशों का सदियों पुराना इतिहास भी रहा है। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जहां भारत की तरह हिंदू आबादी बहुमत में है। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ को एक दूसरे की सेना में जनरल की मानद उपाधि मिलती है। ये परंपरा 1950 से जारी है। इसके अलावा दोनों देश संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार, बिजली जैसे मुद्दों के लिए भी आपस में जुड़े हुए हैं। पर इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद भी दोनों देशों के रिश्ते सीमा विवाद की वजह से कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। मौजूदा जो सीमा विवाद है वो लिपुलेख पास से जुड़ा हुआ है। यह पास काला पानी इलाके में ही आता है और इस पूरे ही इलाके को नेपाल अपना बताता आया है। इसलिए पहले काला पानी का विवाद समझते हैं, फिर लिपुलेख पास को उसकी जो अहमियत है वो आपको बताएंगे। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक भाग है, पर नेपाल दावा करता है कि काला पानी उसके दार्चुला जिले का हिस्सा है, ऐसा नेपाल क्लेम करता है। काला पानी क्षेत्र से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है महाकाली नदी, जिसे काली नदी भी आमतौर पर कह दिया जाता है। इस नदी का स्रोत कहाँ है, इसी पर पूरा विवाद टिका हुआ है। भारत कहता है कि स्रोत हमारे इलाके में है और नेपाल कहता है कि इस नदी का जो स्रोत है वो हमारे इलाके में है और यही विवाद की मुख्य जड़ बना हुआ है। तो नेपाल अपने दावों के पीछे क्या तर्क देता है? तर्क ये कि 1816 में नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें इस काली नदी के पूर्वी भाग का इलाका जो है वो नेपाल का माना गया था और पश्चिमी हिस्सा ब्रिटिश भारत का। ऐसी संधि हुई थी और नेपाल ये क्लेम करता है। पर जैसा हमने अभी बताया कि विवाद इस बात पर है कि काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। भारत कहता है कि ये लिपुलेख के पास है,
जबकि नेपाल कहता है कि ये कुटियांगती इलाके के आसपास कहीं मौजूद है और लिपुलेखा का जो रास्ता तिब्बत से मिलता है वो भी हमारा है। अब आप टाइमलाइन देखिए कि कब कब इस इलाके की वजह से दोनों देशों के बीच विवाद हुआ है। 1998 में नेपाल ने भारत से पहली बार बात कही थी कि ये इलाका हमारा है, पहली बार ये भारत से दावा किया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए, वहाँ उन्होंने काला पानी विवाद पर बातचीत की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। पर 2015 की एक घटना ने इस विवाद को पूरा एक नया रूप दे दिया। हुआ ये कि नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अब एक नई तरीके से विदेश नीति बनाएंगे। इसके तहत चीन से रिश्ते बेहतर करने की बात तय हुई। 2015 में भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसमें पहली बार लिपुलेख पास को व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने का समझौता हुआ। जो विवाद अभी हुआ है वो 10 साल पहले हो चुका है, इसके पहले भी। इसके बाद नेपाल ने आधिकारिक तौर पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और कहा कि ये ज़मीन हमारी है, भारत ने इस पर कब्जा किया हुआ है। फिर आया साल 2019। इस साल फिर एक बार ये विवाद चर्चा में आया। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि इस साल जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सरकार ने अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नवंबर महीने में देश का नया नक्शा जारी किया गया। इस मैप में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे थे। पाकिस्तान ने इस मैप की आलोचना की क्योंकि हमने पीओके को अपना हिस्सा दिखाया, जो बात पाकिस्तान को रास नहीं आई। फिर नेपाल की तरफ से भी एक निंदा भरा संदेश आया। नेपाल को इस मानचित्र के उस हिस्से से आपत्ति थी जहां विवादित काला पानी क्षेत्र को भारतीय सीमा में दिखाया गया था। 2020 में भारत ने लिपुलेख तक नई सड़क का उद्घाटन किया। फिर नेपाल की सरकार ने इस कदम की आलोचना की, पर इस बार नेपाल की सरकार ने भी एक नया नक्शा जारी कर दिया, नहले पे दहला। इस इलाके को अपना दिखा दिया उस नक्शे में, और इस नक्शे में सिर्फ उस इलाके को नहीं दिखाया गया बल्कि काला पानी और लिपुलेख का जो पूरा इलाका है वो नेपाल ने अपना बता दिया। ताज़ा विवाद यह है कि अब चीन के साथ व्यापार में इस रोड का इस्तेमाल किया जाना तय हुआ है, जिस पर नेपाल ने फिर आपत्ति जताई है। अच्छा, इस इलाके की अहमियत कितनी है, अब ये बात आपको समझा देते हैं। काला पानी एक तरह से डोकलाम की तरह है, जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। डोकलाम में भारत, भूटान और चीन है, वहीं काला पानी में भारत, नेपाल और चीन। ऐसे में सैन्य नज़रिए से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई थी, तब भी भारतीय सेना के जवान यहाँ पे तैनात हुआ करते थे। जानकार कहते हैं कि अगर भारत इस इलाके को छोड़ता है तो यहाँ आसानी से चीन अपना कब्जा जमा सकता है, इसलिए इस इलाके पर भारत ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और ना ही वो कर सकता है। अच्छा, इस विवाद पर अब तक सिर्फ भारत और नेपाल में ही आपसी में बातचीत होती आई थी। ये इलाका चीन से भी जुड़ा हुआ था, पर वो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करता था। उसका कहना था कि ये दोनों देशों के बीच का आपसी मामला है, दोनों मिलकर इसको सुलझा लेंगे। भारत के साथ चीन के अलग सीमा विवाद हैं, पर फिर भी दोनों देश व्यापार तो करते ही हैं। भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो चीन हमें एक मार्केट के रूप में भी देखता है। उसी तरह चीन के लिए नेपाल भी एक पड़ोसी देश है, वहाँ भी चीन का एक बड़ा मार्केट है। ये बात चीन भी जानता है कि नेपाल भारत का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत रहा है, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। अगर वो भारत की तरफ से बोलता, मतलब चीन अगर भारत की तरफ से बोलता इस विवाद में, तो नेपाल नाराज़ हो जाता। अगर चीन नेपाल की तरफ से बोलता तो भारत का जो बड़ा मार्केट उसका यहाँ पे है वो प्रभावित हो सकता था। इसलिए अब तक चीन ने लिपुलेख या काला पानी पर कोई बयान नहीं दिया था। पर जब 19 अगस्त को भारत और चीन के बीच व्यापारिक समझौता हुआ तो चीन ने पहली बार स्टैंड लेते हुए कहा कि ये इलाका भारत का है, और इस बात से नेपाल बहुत नाराज़ है। नेपाल के राजनीतिक हलकों में भारत चीन के इस फैसले का विरोध जताया जा रहा है। नेपाल डिप्लोमेटिक नोट भेजने की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा वहाँ कुछ लोकल संगठन है जो सरकार से नाराज़ है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। सितंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भारत आने वाले हैं। जानकार कहते हैं कि इस मुलाकात में ये सीमा विवाद फिर उठाया जा सकता है। आगे इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक अपडेट आपको दे देते हैं जो है गज़ा से जुड़ा हुआ। यहाँ से फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि गज़ा में अकाल आ चुका है। अब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने कर ही दी है। बताइए भला, कई महीनों से गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, पर यूएन ने अब जाकर इसकी घोषणा की है। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भूख की वजह से अब तक दर्जनों बच्चे खाना न मिलने की वजह से मारे जा चुके हैं।
पर गज़ा में ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पर पूर्ण नाकेबंदी की हुई है। वैसे तो ये नाकाबंदी 2006 से जारी है। तब जब हमास ने चुनाव जीता था और गज़ा में अपनी सरकार बनाई थी, तब से इसराइल गज़ा में ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचने देता था। बहुत कम मात्रा में ये सामान पहुंचता था। फिर गज़ा वॉर जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है, उसके बाद से इसराइल की नाकाबंदी और बढ़ गई और तेज़ कर दी गई। इसराइल के रक्षा मंत्री ने तो एक बार बोल भी दिया था कि हम जानवरों से लड़ रहे हैं, खाना पीना और जो बिजली की सप्लाई है सब कुछ इनकी काट देनी चाहिए। खैर, गज़ा में खाने की असल कमी इस साल मार्च महीने से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। भारत पाकिस्तान की जंग रोकने का दावा करने और दुनिया में अमन कायम कर दूंगा का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अभी भी खामोश हैं। उल्टा इसराइल को अमेरिका की जो हथियार की सप्लाई है वो भी नहीं रोकी गई है, सप्लाई अभी भी जारी ही है। यूएन के महासचिव ने कहा है कि गज़ा में जो हुआ है वो एक मैन मेड डिज़ास्टर है। हिंदी में कहें तो एक ऐसी आपदा जो इंसान ने ही पैदा की है जानते हुए। यूएन के बयान से नेतन्याहू को क्या ही फ़र्क पड़ता है? वो तो यूएन को एक यूजलेस और हमास की ही एक संस्था मानते हैं। नेतन्याहू तो इस समय गज़ा पर कब्जा करने में व्यस्त हैं। गज़ा वॉर की शुरुआत से अब तक दर्जनों बार नेतन्याहू ने झूठ बोला कि वो गज़ा पर कब्जा नहीं करेंगे ताकि बाइडन सरकार से हथियार मिलते रहें, पर अगस्त 2025 में उनका झूठ तो दुनिया के सामने आ ही गया। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के 75% इलाके में इसराइल का कब्जा वैसे ही बना हुआ था। 25% इलाके पर यह कब्जा बचा था जो उसकी सेना अब कर ही लेगी। वेस्ट बैंक में जैसे सैकड़ों अवैध यहूदी बस्तियां बनी हुई है, गज़ा में भी अब इस तरह का सूरत हाल दिखने वाला है। कम से कम जो चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। वैसे वेस्ट बैंक पर भी पूरी तरह कब्जे का प्लान इसराइल संसद से पास हो चुका है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी आयान ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।